Problem number 10.2. What is the shape of a wavefront in each of the following cases? Light diverging from a point source, light emerging out of a convex lens when a point source is placed at its focus, and the portion of wavefront of light from a distant star intercepted by the earth. देखो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, ठीक है। पहला देखते हैं लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। सो सपोज करो कि ये एक पॉइंट सोर्स है, यहाँ पर एस पे रखा गया, इससे लाइट जो डाइवर्ज होगा ना वो हर डायरेक्शन में जाएगा। अब ये वेव फ्रंट होता है, क्या कंसेप्ट है आपको पता होगा, नहीं पता है तो यहाँ पर लिखा गया है द वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ पॉइंट विच ऑसिलेट्स इन द फेज। जो फेज में ऑसिलेट्स करेगा ना उसको हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं। इट इज द सरफेस ऑफ कॉन्स्टेंट फेज, इट इज द परपेंडिकुलर सरफेस टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन और एनर्जी ट्रांसफर। तो पहले इसको हम लोग समझते हैं। सपोज करो इस सोर्स से जो वेव निकला वो कैसे गया, यदि ऐसे गया, इस डायरेक्शन में ऐसे गया, इस डायरेक्शन में ऐसे गया, सो हर डायरेक्शन में गया। सो आप किसी भी एक पॉइंट को ले लो जो कि सेम फेज में है। लाइक मैं यदि ये पॉइंट को लूँ तो हर वेव में ये मुझे ये क्रेस्ट का पॉइंट लेना है, ठीक है। लाइक इस वेव में ये क्रेस्ट का पॉइंट कौन है, ये है। इस वेव में क्रेस्ट का पॉइंट कौन सा है, ये है। सो इन सब को मिला दोगे ना तो ये सब एक ही फेज में होगा, सब एक साथ क्रेस्ट पे जाएगा। एक वेव में सब एक साथ π/2 एंगल पे गया, ठीक है, सेम टाइम में गया। सो इसी को वेव फ्रंट बोले, जो ऑसिलेट कर रहा है सेम फेज में, सब के सब क्रेस्ट में है। वैसे ही यदि मान लो तो एक वेव कंप्लीट करने पर सब का पोजीशन यहाँ पर रहेगा। इन पॉइंट को यदि जोड़ दोगे ना, इन सब पॉइंट को जोड़ दोगे तो इस सारा क्या चीज में होगा, एक ही फेज में होगा। सो ये भी क्या हो गया आपको, लाइक इसमें इस वेव में देखोगे तो ये वाला पॉइंट हो गया। सो ये कांस्टेंट फेज है और ये परपेंडिकुलर सरफेस होता है डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन और एनर्जी ट्रांसफर। सो इसमें वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। सो यदि इन सब लाइन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन देखोगे तो क्या होता है, ठीक है, ये आपको एक स्फेरिकल सरफेस होगा। सो क्लियरली पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट क्या होगा, स्फेरिकल सरफेस। So in case of point source, the direction of wave motion is radially outward, so the shape of wave front is spherical. Clear है? अब सेकंड देखते हैं पॉइंट। सेकंड क्या है, लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस व्हेन द पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट इट्स फोकस। सो हम लोग फोकस पर कोई पॉइंट सोर्स को रख दिए। तो यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर एक सोर्स को रखें। अब ये लाइट जो यहाँ से ऐसे डाइवर्ज करेगा वो कन्वेक्स लेंस पर आएगा, और चूंकि फोकस पर है सोर्स तो इमेज कहाँ पर बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। इन्फिनिटी पे बनने का मतलब क्या है कि पैरेलल लाइट रे निकलेगी कन्वेक्स लेंस के बाद। सो पैरेलल लाइट रे में जो देखोगे यहाँ तक पहुँचने में ये सारा वेव का सेम डिस्टेंस है, उसके बाद फिर इक्वल डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इक्वल, ये डिस्टेंस इक्वल, ये डिस्टेंस इक्वल। सो आप बोल सकते हो कि इस केस में जो वेव इससे आया, जो वेव इस लाइन से आया, जो वेव इस लाइन से आया, जो वेव इस लाइन से आया, सब एक पॉइंट पर पहुँचेगा यदि पैरेलल लाइट रे के केस में उसका जो परपेंडिकुलर वाला होगा वो क्या होगा, ये वाला प्लेन। सो इस प्लेन में क्लियर है। आप ऐसे समझो कि वेव इक्वल टाइम पे पहुंचना चाहिए तभी वो सेम फेज में रहेगा। सो यहां पर ये फेज, इसका जो वेव फ्रंट क्या होगा, ठीक है, ए प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सो यही इसका वेव फ्रंट होगा। आप ऐसे जितने भी प्लेन्स होंगे ना ये सारे वेव फ्रंट होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी होंगे वेव्स, ठीक है, वो सब सेम फेज में होंगे। वैसे ही यहाँ पर होंगे सो सेम फेज में होंगे। सो वेव फ्रंट्स बेसिकली क्या होता है ना, इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो परपेंडिकुलर आप लोग इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। सो ये तो आप समझ गए। अब उसका सी पार्ट बोल रहा है फॉर डिस्टेंस पॉइंट सोर्स, मीन्स कि स्टार से आ रहा है। सो स्टार सपोज करो कि यहाँ पर है, ठीक है, इससे लाइट रे आ रहा होगा। तो लाइट रे तो ऐसे निकल रहा होगा और इसका जो वेव फ्रंट होगा वो क्या होता जाएगा, ठीक है, देखो ऐसे ऐसे होता जाएगा।
अब जो अर्थ है यहाँ पर जो इंटरसेप्ट करेगा तो उस समय वेव फ्रंट क्या हो चुका रहेगा, ऑलमोस्ट पैरेलल हो चुका रहेगा। क्योंकि इतना दूरी है ना, सो आप ये जिस सर्किल का, इस सर्किल का जो पार्ट होगा ना वो इतना बड़ा सर्किल होगा कि उसका छोटा पार्ट जो इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा, ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन होगा। सो इसको भी बोल सकते हो, फॉर डिस्टेंट पॉइंट सोर्स द वेव फ्रंट इज पैरेलल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और पैरेलल ग्रिड, ठीक है। सो आई थिंक ये समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं लाइन सोर्स के लिए भी एक अच्छा कंसेप्ट है। सो लाइन सोर्स के लिए सपोज करो जैसे ट्यूब लाइट है, तो ट्यूब लाइट से मैं बोलूँ कि इस टाइप का इससे लाइट रे निकल रहा है तो वेव फ्रंट का शेप कैसा होगा। सो हर एक पॉइंट पर लाइट रे ऐसे करके निकल रहा है, हर डायरेक्शन में जा रहा है। सो हर डायरेक्शन में दिया आप एक वो यहाँ पर सेम फेज में होगा वेव, यहाँ पर सेम फेज में होगा सेम फेज। सो बेसिकली लाइन सोर्स के लिए ये जो शेप है ना वो कैसा शेप हुआ, देखो ये सारा शेप को आप मिला दोगे तो क्या हो गया, सिलेंड्रिकल शेप हो गया। सो फॉर लाइन सोर्स वेव फ्रंट इज सिलेंड्रिकल। क्यों सिलेंड्रिकल, देखो यहाँ पर जितना टाइम में ये वेव आया उतना ही टाइम में ये भी वेव आएगा, उतना ही टाइम में ये भी वेव आएगा, उतना ही टाइम में यहाँ वाला भी वेव आएगा, यहाँ वाला भी आएगा। तो यहाँ पर जो सारे पॉइंट्स हैं ना ये सब क्या है, एक फेज में है। सारे पॉइंट्स ऐसे क्या होंगे, एक फेज में होंगे, और ये चारों तरफ है तो क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल शेप का हो जाएगा। अच्छा, मैं अलग अलग टाइप का चीज़ पूछा जा सकता है। लाइक आपसे पूछा जाए कि यदि कोई एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, उसमें पैरेलल लाइट रे आ रही है तो वेव फ्रंट कैसा होगा जब ये लाइट रे इससे रिफ्रैक्ट करेगी। तो लाइट रे रिफ्रैक्ट ऐसे कर रही है। अब बताओ वेव फ्रंट इस साइड बनाना होगा तो कैसा बनाओगे। तो देखो कि एग्जैक्ट देखो यहाँ पर ये डिस्टेंस ये इतना ट्रेवल किया है, उतना ही में ये इतना किया है, वो इतना किया है। सो आप इन सब को यदि मिलाओगे ना तो वेव फ्रंट कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। और आप सोच भी सकते हो, ये समझ सकते हो कि यहाँ पर जैसे कि पॉइंट सोर्स रखा रहता है ना, तो इक्वल डिस्टेंस पॉइंट सोर्स से आपको क्या स्फीयर के केस में आता है। सो इसका वेव फ्रंट कुछ ऐसा होगा। सो वेव फ्रंट का मोटा मोटी कंसेप्ट सब आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, ये इस वीडियो का लास्ट प्रॉब्लम होगा, उसके बाद हम अगली वीडियो में बाकी प्रॉब्लम देखेंगे। 10.3 The refractive index of a glass is 1.5. What is the speed of light in glass? ठीक है, बहुत आसान है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अब मालूम है V ग्लास हो जाएगा C/μ। किसी भी मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर से डिवाइड कर देते तो मुझे वेलोसिटी निकल जाता है। सो 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 3/2। सो क्लियरली इसमें स्पीड हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हम लोग देख चुके हैं। What is the speed of light in glass is independent of the color of light? क्या ये कलर ऑफ लाइट से इंडिपेंडेंट है? बिल्कुल नहीं। सो बोलोगे द स्पीड ऑफ लाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑन द कलर ऑफ लाइट। कैसे हुआ ये चीज? तो ये आपको जानना पड़ेगा कॉची रिलेशन से। आपको बेसिकली ये जानना होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या सब कलर का सेम होता है या डिफरेंट होता है। सो देखो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द कलर ऑफ लाइट। सो कलर ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। अब ये किस रिलेशनशिप से डिपेंड करता है वो यहाँ पर है, उसको बोलते हैं कॉची इक्वेशन या स्टेट रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। ठीक है, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। म्यू जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होता है a+b/λ² प्लस c/λ4 प्लस ऐसे करके बढ़ता जाएगा जहाँ a b c कांस्टेंट होंगे। सो लैम्डा चूंकि बहुत छोटा है तो इसके बाद वाले टर्म्स को आप क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, जीरो मान सकते हो और ये रिलेशनशिप आ जाता है। सो क्लियरली आपको लैम्डा मालूम है विबग्योर में, ठीक है, ये विबग्योर में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सो इसमें जो वेवलेंथ है ना वो ऐसे इंक्रीज हो रहा है।
ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा और ऐसे होगा। सो आप बोलो कि म्यू वायलेट लाइट के कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड से ज़्यादा होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसका वेलोसिटी, मैं बोलूँ वेलोसिटी ऑफ वायलेट कलर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा c बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर। सो c को या 3 × 10⁸ को एक बड़े क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू कम होगा। सो वेलोसिटी ऑफ वायलेट कलर of light in glass is less than the velocity of red color in glass। क्यों आया? इस कॉची रिलेशन से आया। कॉची रिलेशन से क्या आया? वेवलेंथ में क्या डिफरेंस है। अब ये देखो कभी कोई ग्राफ भी पूछ देता है कि कॉची इक्वेशन जो बताए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ का जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है, जहां लैम्डा यदि टेंस करेगा 0 की तरफ, वेवलेंथ यदि 0 की तरफ टेंस करेगा तो आपको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इन्फिनिटी की तरफ हो जाएगा, बिकॉज b बाई लैम्डा स्क्वायर इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा और ये टोटल इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। देखो यहाँ पर वेवलेंथ माइक्रोमीटर में दिया गया है, मीन्स कि 10⁻⁻6 के फॉर्म में है, इसलिए 0.4 है। लाइक 0.4 माइक्रोमीटर बोलोगे तो 0.4 × 10⁻⁻6 डेट इज, आप इसको बोल सकते हो 400 × 10⁻⁹ डेट इज 400 नैनोमीटर, बस समझाने के लिए। सो अब यदि मान लेते हैं कि एक केस तो देख लिए कि जब लैम्डा टेंस करता है 0 की तरफ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेंड करता है इन्फिनिटी की तरफ, और यदि लैम्डा आपको इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो ये टर्म हो जाएगा 0 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेंड करेगा म्यू इन्फिनिटी होगा कोई कांस्टेंट वैल्यू a के इक्वल। सो ये एक जो लाइन जो होगा ना ये कांस्टेंट वैल्यू a पर टेंड कर जाता है। क्लियर है? समझ गए? सो आई एम श्योर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस चैनल को लाइक नहीं किए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।